सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मेरा नाम मनिंदर है तो जिमें तुहानूं पता है कि बड़े पंजाब गवर्नमेंट के बड़े एग्जाम्स आ रहे हैं। एक्साइज इंस्पैक्टर का पेपर आ रहा है, सीनियर असिस्टेंट का पेपर आ रहा है एंड हुण अजकल तो पंजाब PCS की भी गल्लां चली जांदियां। इस तो इलावा नैब तहसीलदार का भी पता नहीं शायद दोबारा पेपर हो जाए। तो ये सारे जिहड़े एग्जाम्स आ रहे हैं उन्हां सारे पेपरां दे विच एक कॉमन जिहड़ी सक्सैस पॉइंट हैगा वो हैगा अपना GS जनरल स्टडीज़। एंड जनरल स्टडीज़ दे विच सब तो वड्डा कॉम्पोनेंट जिहड़ा जनरल स्टडीज़ दे विच हुंदा है वो हुंदा है इंडियन पॉलिटी का। पॉलिटी चो बड़े सवाल पूछे जाते हैं। पॉलिटी तो बिना तुसी कोई भी पेपर क्लीयर नहीं कर सकते। पॉलिटी का मतलब बेसिकली जिन्हों कह लो कि ब्रह्मास्त्र है इन्हां पेपरां नूं क्लीयर करन दा। तो असी तुहानूं की कर रहे हैं हुण थोड़े हर रोज़ कुछ MCQs लैके आ रहे हैं, कुछ असी इदां दियां तुहाडे लई ना बड़ी कढ के भाई आ चीज़ां पुछियां जा रही पेपर दे विच ओह तुहानूं असी दस्सण दी कोशिश कर रहे हैं। तो अज उसे ही सीरीज़ नूं अगे चलते हुए आपां कंटिन्यू करांगे। अज आपां 15 टॉप पॉलिटी क्वेश्चंस करांगे जो पेपर दे विच पूछे जाते हैं। तो मेरा नाम मनिंदर है, मैं अपने बारे तुहानूं दसदा। मेरा नाम मनिंदर है तो मैं PCS रैंक होल्डर है तो रैंक 36 सी मेरा 2020-21 पंजाब PCS दे विच। तो आपां टाइम नहीं तुहाडा वेस्ट करते क्योंकि स्टूडेंट्स का टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुंदा है। तो आपां तुहाडा टाइम नहीं वेस्ट करते। तो आजो चलीए तो तुसीं ना कमेंट सैक्शन दे विच इन्हां दे आंसर जरूर देने जिवें जिवें मैं तुहानूं इन्हां दी टॉपिक्स कराऊंगा। तो चलो पहला क्वेश्चन आपां अटैम्प्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कदों अडॉप्ट किया सीगा, वॉज अडॉप्टेड बाय। ऑब्वियसली गल है, बड़ा ही सौखा क्वेश्चन है ये। इट वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली बनाई गई सी 1946 दे विच। एंड जो 1946 दे विच असैंबली बनाई गई सी उस तो बाद इस असैंबली ने 3 साल लगाए, एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखिया एंड उस तो बाद उस कॉन्स्टिट्यूशन नूं फाइनली मत पास की गई मेजोरिटी ने एंड इवेंचुअली इनू आपां ने चूज़ किया। सैकेंड क्वेश्चन आने आपां। सैकेंड क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली फॉर अनडिवाइडेड इंडिया पहली बारी कदों मिली सीगी। तो यदा जिहड़ा जवाब है वो है 9 दिसंबर 1946 दे विच। और 9 दिसंबर 1946 दे विच ये मिली। तो तुसी देखो मैनू ये बहुत ईजीली याद रहता है क्योंकि मेरा बर्थडे 9 दिसंबर नूं हुंदा है। तो इस करके 9 दिसंबर 1946 जो है मैनू बहुत ईजीली याद रहता है। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली इस करके मिली सी क्योंकि कैबिनेट मिशन इंडिया दे विच आया सीगा एंड उस कैबिनेट मिशन ने यह रिकमेंडेशन दी सी कि इंडियंस नूं अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की पावर होनी चाहिए है एंड इवेंचुअली उन्हां दी रिकमेंडेशनस के बेसिस के उपर पहली बारी कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली 9 दिसंबर 1946 दे विच देखण नूं मिलदी है। तो अगले सवाल ते जांदे हैं। क्वेश्चन पूछा है कि कौन सीगा कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली ऑफ इंडिया। के हु वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर मतलब बेसिकली असैंबली नू लीगल एडवाइस देने वाले कौन सीगे वो जिहड़े दसदे सीगे कि इदां तुसीं अपनी असैंबली दे विच इदां दी डिस्कशनस रखो, इदां दियां जो है मत इदां पास होने चाहिए है, पार्लीमेंट इदां दियां प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। तो वो पूछा कि कौन सीगा वो एडवाइजर। आंसर इहदा है डॉक्टर BN राव। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बड़ी बारी पेपरां दे विच पूछा गया है कि कौन सीगा। आंसर BN राव इज द राइट आंसर। अगला देखो क्वेश्चन आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनैक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली सेटअप अंडर द। तो किदे अंडर ये सेटअप किया गया सीगा, इहदे बारे में तुहानूं पहला भी दस चुके हैं कि इहनूं सेटअप किया सीगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946 दे विच। सो कैबिनेट मिशन जिहड़ा सीगा इंडिया दे विच वर्ल्ड वॉर 2 जदों खत्म हुंदी है उस तो बाद यह कैबिनेट मिशन इंडिया दे विच भेजिया जाता है। इस मिशन दे विच 3 बहुत फेमस जो है अपने मतलब बड़े लर्नड अंग्रेज आते हैं। 3 बहुत ही स्टैनफोर्ड क्रिप्स आता है, AV अलेक्जेंडर आता है, तो पैथिक लॉरेंस आते हैं एंड ये इंडिया के डिफरेंट एरियाज से ट्रैवल करते हैं। इवेंचुअली एक स्कीम बनाते हैं कि किवें अपने देश के आज़ादी तो बाद की होवे, ब्रिटिश जो चला जाऊगा उदों इंडिया की गवर्नमेंट किस बेसिस के उपर ऑर्गेनाइज होवे, वो सारी चीज़ां ये जो है देखने को मिलदियां हैं। तो कैबिनेट मिशन बड़ा इंपॉर्टेंट मिशन है एंड 1946 दे विच ये जिहड़ा मिशन है उन्होंने सैटअप किया गया सी एंड उहदे बेसिस के उपर उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दी कि तुसी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली इंडिया च लैके आओ ताकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिहड़ा है वो लिखा जा सके। सो इसका आंसर ये है। क्वेश्चन आया नेक्स्ट कि कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली ने किन्ने टाइम लगाया इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को पास करन ते। देखो बहुत देशों के विच कॉन्स्टिट्यूशन बनन ते ही बड़ा टाइम लग जाता है। जिवें नेपाल का अगर आप एग्जाम्पल लईए तो पिछले 15-16 सालों तो नेपाल आपका कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करन ते लग्या होया सी, इवेंचुअली उन्होंने मिल गया, बड़ा कुछ होया कि प्रेजिडेंशियल
ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯੂਨਿਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਓਨਲੀ ਇਨ 3 ਇਅਰਸ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਐਂਡ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ 26 ਜਨਵਰੀ ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਡਾਪਟ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡੇ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਲਿਖਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਸਮਾਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असैम्बली का कौन प्रेजिडेंट सीगा। तो देखो प्रेजिडेंट का बेसिक मतलब ये नहीं है कि देश के राष्ट्रपति सीगे, ये असैम्बली के प्रेजिडेंट सीगे। असैम्बली के प्रेजिडेंट का मतलब हुंदा है कि असैम्बली नूं जिहड़ा चलाण दा प्रोसैस हुंदा है, जिहड़ा उहनूं कोड ऑफ कंडक्ट जिहड़ा चलांदा है कि बई हाँ जी तुसीं बोलो, अज तुसीं बोलो, बैठ जाइए करके जिहड़ी स्पीकर की अपनी पावर हुंदी है। जिवें अज दे दौर 'च तुसीं देखिआ होगा पार्लीमेंट जिहड़े स्पीकर का काम हुंदा है बेसिकली वो काम प्रेजिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असैम्बली का एंड बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਿਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਿਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਚਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ क्वेश्चन। अगला देखते हैं कि डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पुट फॉरवर्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1936 एट दिस सेशन हेल्ड एट। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ, लेकिन इन्होंने ऑप्शंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫੈਜ਼ਪੁਰ। ਤਾਂ ਫੈਜ਼ਪੁਰ 'ਚ 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਚੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਐਂਡ ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ करे। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जिहड़ा पॉइंट है। आ क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि सब तो ज़्यादा इन्फ्लुएंस अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे विच ड्राफ्ट करने दे पिछे किस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का सब तो ज़्यादा रोल रहा है। इसदा आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखिए ये एक्ट जिहड़ा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये एक्ट पहला तो देखो साइमन कमीशन आता है 1929 दे विच, 27 दे विच आंदा है, 29-30 दे विच आदी रिपोर्ट दे के चला जाता है। फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस होंदियां, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस होंदियां जिहड़ी लंडन दे विच होंदियां। फिर उस तो बाद एक मैकडोनल्ड अवार्ड आता है जिहदे विच जो है सैपरेट इलैक्टोरेट एक्सटेंड कर दिता जाता है टू दलित कम्यूनिटी। फिर उस तो बाद पूना पैक्ट साइन किया जाता है बिटवीन गांधी एंड अंबेडकर। फिर ये सारियां गल्लां जिहड़ियां हैगियां इकट्ठियां करके एंड फाइनली जाके एक वाइट पेपर पब्लिश किया जाता है एंड उस वाइट पेपर के बेसिस के उपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंडिया दे विच लैके आया जाता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 दे विच इंडिया के फैडरल स्ट्रक्चर बारे बहुत वधिया डिस्कशन की है कि किवें सेंटर ते स्टेट आपस दे विच डिवाइड होणगे, किवें उन्हां ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਆਟੋਨੋਮੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਰਮਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਓਵਰ ਆਰਚਿੰਗ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ने काम किया एंड इवेंचुअली ये एक्ट जिहड़ा है बेडरॉक बनया, एक बेस बनया जो कि अपनी कॉन्स्टिट्यूशन का अज देखने को मिलता है। कई लोग कहते हैं 75% अपना कॉन्स्टिट्यूशन जिहड़ा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 तो ही इंस्पायर्ड है। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। ਇਹ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पहली बारी इलैक्शन का प्रिंसीपल किहड़े एक्ट दे विच इंट्रोड्यूस किया गया। इसका जवाब बहुत ईजी है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। देखिए ये एक्ट उदों आया जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इंडिया च प्रपोज किए गए। 1905 दे विच स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च की जाती है एंड इस स्वदेशी मूवमेंट के रिस्पॉन्स दे विच जिहड़े ब्रिटिश सरकार हुंदी है वो की करदी है, मॉडरेट्स नूं कैरेट की पॉलिसी के अंडर ये कहते कि असीं कोई ना कोई तुहानूं रिफॉर्म्स देवांगे एंड वो रिफॉर्म्स मॉर्ले मिंटो दे आंदे है। उन्हां रिफॉर्म्स के बेसिस ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਐਕਟ 1909, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਰਾਊਨ ਕਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਪਸ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਮਪਾਇਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1857 ਦੀ ਰਿਵੋਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਸ ਰਿਵੋਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਰਿਵੋਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਕਰਾਊਨ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 1858 ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ B 1858 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਫॉर द फर्स्ट टाइम ਕੰਸੀਡਰਡ ਬਾਈ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਥਰੂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਐਂਡ ਵਿਦ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖੇ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਅਗਸਤ ਆਫਰ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਸਤ ਆਫਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੂਗਾ। ਅਗਸਤ ਆਫਰ 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਗਸਤ ਆਫਰ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਉਸ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸੀਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਫੋਰ ਦੇ ਜੰਪਡ ਇਨਟੂ ਦ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਟੂ ਦ ਵਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਦੇ ਵਰ ਸੈਂਡਿੰਗ ਥੀਸ ਆਫਰਸ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਅਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਫਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਆਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਐਂਡ ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖੂਗੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੋਪ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਈ ਉਹ ਅਗਸਤ ਆਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜੋ 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ। क्वेश्चन आता है कि किने प्रीएम्बल प्रपोज किया सी ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के सामने। देखो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा सीगा तो ये बड़ा जरूरी सीगा कि आपां ये कॉन्स्टिट्यूशन क्यों लिख रहे हैं, यानी कि उस कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी नूं मैंशन करना बड़ा जरूरी सीगा। इस चीज़ दे विच अपने इंडिया के पहले जिहड़े प्रधानमंत्री सी एंड बहुत ही फेमस फ्रीडम फाइटर सीगे डॉक्टर जवाहर लाल नेहरू, इन्हां ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया सीगा। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दे विच इन्हां ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन की यह फिलोसफी होनी चाहिए है। यह ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिहड़ा सीगा ये अगे जाके अपने देश का प्रीएम्बल बनता है। तो इसका जवाब जिहड़ा हैगा की है जवाहरलाल नेहरू। बड़ा ही इंपॉर्टेंट आ जाता है। अगला सवाल देखते हैं, पहला सैशन कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली का कित्थे होया? बहुत ईजी क्वेश्चन है। न्यू दिल्ली दे विच होया जिथे अपनी पार्लीमेंट की बिल्डिंग है, उत्थे ही यह पूरा सैशन जिहड़ा है कंडक्ट किया गया। Who among the following was not a member of the Constituent Assembly? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ Constituent Assembly ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ? ਕੇ ਐਮ ਮੁਨਸ਼ੀ ਵੀ ਸੀਗੇ, JB कृपलानी भी ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੀਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ओरिजिनल जन अंदोलन। एंड इंदिरा गांधी ने इस दे बेसिस ते एमरजेंसी भी लगाई सी। बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है जय प्रकाश नारायणन, इंडिया के भारत रत्न भी है ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखते हैं, पहला एफर्ट एट ड्राफ्टिंग डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया वाज मेड इन रिस्पॉन्स टू, ਇਹਦਾ आंसर है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आया ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾइमन कमीशन ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਐਫਰਟ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। तो ਇਹ ਸੀਗੇ ਕੁਝ 15 ਸਵਾਲ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 15 ਦੇ 15 ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਫਰਟ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ फायदा हो जाऊगा, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ भी फायदा हो जाऊगा, होर भी स्टूडेंट्स ਲਈ बहुत फायदा हो जाऊगा। ये काम छोटा जिहा ही है, ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਹੈਗਾ कि नीचे एक लाल बटन दे रखा है, ਉਹਨੂੰ सबसक्राइब कर दो, ठीक है। अगली वीडियो ਤੁਹਾਨੂੰ मिल जूगी, नोटिफिकेशन ਨਾਲ एक बैल आइकन भी होगा, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ क्लिक कर दो, नोटिफिकेशन जारी हो जूगी, ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਆਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ मिल जूगी। ਐਂਡ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਹੈ ਕਲਿੱਕ ਕਰਿਓ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਗਰੋ ਹੋਊਗਾ ਐਂਡ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।